हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा या फिर हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। जिन भी बच्चों को 10% भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन या अभी तक पढ़ा नहीं है, उन सभी के लिए एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले हम समझेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्यों होती हैं और इसकी विशेषता क्या है। फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। सबसे पहले देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों जैसे दिव्यांग या फिर सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सबको नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती, वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब है कि हमारे जो बच्चे जैसे भी बच्चे हैं उनमें कोई भी अगर कमी है, शारीरिक, मानसिक या भी कोई भी कमी है, तो उनको भेद ना करके उनको सभी को साथ में एक ही कक्षा में एक चार दीवारी के अंदर एक समान बच्चों की तरह उनको भी समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। तो यही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह बच्चों को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाए, समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसे जिससे उनके अंदर ये भाव ना आए कि हम औरों से अलग हैं या समान बच्चों से हमें हमें कोई कमी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा लाई गई है, जिसका नाम है हमारा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बच्चों को सामान्य बालक के साथ विद्यालय में एक ही कक्षा एक ही साथ शिक्षा प्रदान की जाए। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो याद रखिएगा कैसे भी बच्चे हो, विकलांग हो या फिर प्रतिभाशाली हो या सामान्य बच्चे हों, उन सभी को एक ही कक्षा एक ही छत के नीचे सामान्य लोगों की तरह या फिर समान बच्चों की तरह शिक्षा देना ही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आपसे ऑप्शन बने कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो याद रखिएगा सबके लिए समान शिक्षा का अवसर देना ही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा कैसे बनती है। हमारी समावेशी शिक्षा यानी कि विशिष्ट बालक या सामान्य बालक या फिर कैसे भी दिव्यांग बालक हो, उन सभी को मिला के एक हमारी समावेशी कक्षा यानी कि हमारी एक इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट होती है, जिससे सभी बच्चों को एक ही तरह से या फिर एक समान रूप में देखते हुए उनको वैसी शिक्षा दी जाती है जिससे सभी बच्चे अपने अपने स्तर के हिसाब से समझ सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी में समावेशी शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। हमारे आर्टिकल में भी है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बच्चों पे भेद नहीं करना चाहिए, सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। तो बिना भेदभाव किए कि आपके शरीर में कोई कमी है या आप लोगों के बराबर आप बाकी बच्चों के बराबर नहीं पढ़ पा रहे या आप पिछड़े हुए बच्चे हैं या फिर आपको थोड़ा सा समय लग रहा समझने में, इन सबको भेदभाव के रूप में ना देखते हुए बच्चों को वैसे ही कक्षा में पढ़ाया जाए जिससे सबके लिए एक ही समान शिक्षा मिले। ये थी हमारी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे हमारी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारा जो सबसे पहली आवश्यकता है वह है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को समान बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यहाँ पे सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है कि चाहे आप में कोई भी कमी हो, आपकी कमी को नज़रअंदाज करके आपको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाएगी ताकि आप मानसिक रूप से प्रगति कर सके और समान रूप से समानता का भाव रखते हुए एक जैसा सीखे ताकि आप आगे जाके कोई अंदर आपके अंदर भेदभाव ना उत्पन्न हो। तो ये थी पहली हमारी आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारी, इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है जिससे बालकों में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे या फिर उनमें जब ये सब चीज़ें नहीं अंदर से आएंगी कि बच्चा कैसा है, मुझसे कमज़ोर है क्या मुझसे अच्छा है, तब उनके अंदर भाईचारा की भावना आएगी। वे एकता का भाव समझेंगे कि हमें साथ में मिलकर कैसे करना है। वे एक सामाजिकता का एक वातावरण उत्पन्न करेंगे जिसमें वो जानेंगे कि मिलकर हमें सहयोग से कैसे पढ़ना है। अगर कोई बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है तो हम उसकी जाके मदद करेंगे कि वो भी बच्चा पढ़ सके और एक समानता रहेगी कि बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं आएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या वह बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारी समावेशी शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होती है और बहुत ही अच्छी है जो बच्चों के अंदर ऐसा भाव लाती है। नेक्स्ट है हमारा
सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग-अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है, वहाँ समावेशी शिक्षा कम खर्चा लागत में कर लेती है। मान लीजिए हम किसी विशिष्ट बच्चे के लिए, मान लीजिए दिव्यांगों के लिए अलग स्कूल खोल रहे हैं, या जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए अलग से बना रहे हैं। तो जब अलग-अलग चीज़ें होंगी तो हमें अलग-अलग चीज़ों पे खर्च भी करना होगा, तो हमारा खर्च ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसकी जगह पे हम एक ही स्थान पर ज़्यादा खर्च करें, यानी कि हम एक ही जगह पे ज़्यादा फ़ोकस करें, तो हमारा खर्च कम होगा, लेकिन हमारा जो उसका लागत होगा वो कम होगा, लेकिन जो हमारा लाभ होगा वो ज़्यादा जाएगा। इसलिए समावेशी शिक्षा यहाँ भी हमारी कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होती है कि जो हमारा खर्चा होता है, जो लागत होता है, उसमें कहीं न कहीं कम होकर हमारे बच्चों के लिए हम ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। यानी कि उनके लिए ऐसे संसाधन उपयोगी कर सकते हैं, ऐसे मॉडल या खेलने की चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे बच्चा खेल के ज़रिए या फिर चीज़ों को देख के, मूर्त चीज़ों को देख के, या सब चीज़ों को अपने आस-पास की चीज़ों को देखकर, खेल का मैदान में खेलकर अच्छी चीज़ों को अपने अंदर अपना सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छी हमारी आवश्यकताएँ होती हैं, जिससे हम आज के समय में बच्चों के लिए एक ही जैसा, एक ही स्तर और एक समान रूप में उनको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वे नैतिकता, भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तब उनके अंदर ये सब गुण अपने आप ही आ जाएंगे कि वो नैतिकता को भी सीखेंगे, कि जो हमारे बच्चे हैं हमारे से जो कम वीक हैं या फिर हमारे से जो अच्छे हैं, या किसी में जो कमी है उसको हम ना देखते हुए नैतिकता का भाव उत्पन्न करेंगे, या हमारे अंदर प्रेम जागेगा, सहानुभूति होगी, एम्पैथी होगी और आपसी सहयोग भी बढ़ेगा, सामाजिकता भी बढ़ेगी कि कैसे हमें मिल के सहयोग करके आगे बढ़ना है। तो ये सब जो गुण होती हैं समावेशी शिक्षा में बच्चों के अंदर अपने आप आ जाती है। नेक्स्ट हम समावेशी शिक्षा की क्या-क्या विशेषताएं हैं, तो हमारी पहली विशेषता है छात्रों में सहयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास करती है। सामान्य बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होता है और समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाए। तो बच्चों को इतना संवेदनशील बना देता है कि बच्चे अपने अंदर कोई भेदभाव का भाव नहीं लाते हैं, लोगों के अंदर नैतिकता भी आती है और ऐसे मददगार हो जाते हैं कि लोगों के जो बच्चे पीछे हैं या उनको कुछ आने जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी हेल्प भी करने लगते हैं। ये सब चीज़ें जो गुण उत्पन्न होते हैं, ये सब चीज़ें एक ही कक्षा में जब शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे ज़्यादा करके सीखते हैं, एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। जब देखेंगे दूसरा बच्चा कर रहा है तो वह खुद भी करने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर वो अपनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आज के समय में बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है। और नेक्स्ट हमारी विशेषता देखेंगे कि सभी छात्रों में सक्रियता होती है, सभी बच्चे सक्रिय होते हैं, तीव्रता से चीज़ों को सीखते हैं। जब वो किसी और बच्चे को कोई चीज़ करते हुए देखते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी उनके जैसा करें और अपने आप को सक्रियता के साथ उस चीज़ों में लगे रहते हैं और सृजनात्मकता का विकास होता है। जहाँ पे 10 बच्चे होंगे तो वहाँ पे आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। जब क्रिएटिविटी देखेंगे तो बच्चे और भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ उनसे अलग करें या बाकी बच्चों से अलग करने की कोशिश करें और एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा मिलेगी तो बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं होगा। एक ऐसी क्लास हमारे साथ होगी जो बच्चों को एक जैसा एक ही नज़र से देखेगा, तो ये बहुत ही हमारे लिए मेन विशेषताएँ हो जाती। तो याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि समावेशी शिक्षा की आपकी 4 विशेषताएँ दे देंगे, उनमें से पूछेगा कोई कौन-सी नहीं है, या ऐसी आवश्यकताएँ दे देगा, पूछ लेगा कौन-सी नहीं है, या पूछेगा समावेशी शिक्षा क्यों ज़रूरी है या कैसे ज़रूरी है, या किन बच्चों के लिए होती है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे विकलांग हो या दिव्यांग बच्चे हों या हमारा प्रतिभाशाली बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों, सभी को हमें एक छत के नीचे, एक चारदीवारी के अंदर समान रूप से शिक्षा देना ही हमारा समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ इससे रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रचार वाक्य को होता है? यह संस्कृतिशील शिक्षा होती है, यह समावेशी शिक्षा होती है, या सहयोगात्मक शिक्षा होती है, या पृथक शिक्षा होती है? जब सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समान रूप से प्रचार की जाती है, तो अभी हमने पढ़ा है ये हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर,
या केवल निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या डी विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो यहाँ पे हमसे पॉजिटिव आंसर पूछा है, तो हम ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर देखेंगे कि कौन सबसे नज़दीक हमारा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो केवल नेगेटिव वर्ड आपने देखे होंगे, तो हमारा केवल आंसर बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा अभिभावक की आवश्यकताओं के लिए हमारी समावेशी शिक्षा नहीं होती, तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचता है ऑप्शन नंबर सी कि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर सिर्फ निरोगी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, हमें सामान्य और विशिष्ट सभी बच्चों को देखना है, तो हमारा सी भी गलत हो जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए या समान बच्चों के लिए प्रावधान का निर्माण करना ही हमारा समावेशन का मुख्य केंद्र होता है। इसलिए जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए क्या लागू किया गया था, कि किस उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया था कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, या 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए था, या 5 से 11 वर्ष के लिए, या 6 से 12 वर्ष के लिए। तो हमारा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था वो हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अन्य बच्चों से अलग करना, या बच्चों के अभिभावक से सहयोग योजना की चर्चा करना, या उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना चाहिए, या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पे बच्चों के प्राथमिक स्तर पर प्रवेश परीक्षा को यहाँ पे नहीं यूज होता, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और बच्चों के लिए विशेष स्कूल ना बनाकर हमें एक ही कक्षा में नियमित स्कूल में बच्चों को समान शिक्षा देनी है, तो हमारा विशेष स्कूल भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। या हमें अन्य बच्चों से अलग नहीं करना है, उन्हें सभी बच्चों के साथ एक साथ लेकर चलना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बच्चा ऑप्शन बी कि बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर में समझ में ना रहा हो, तो पहले आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा निगेटिव में जा रहा है, कि कैसे उस ऑप्शन को हम गलत कर सकते हैं या उसको हम 4 में से हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने ईज़िली हमने की प्रवेश परीक्षा हमारी होती नहीं है। हम बच्चों के लिए विशेष स्कूल बनाना नहीं है हमको, और हम बच्चों को अलग भी नहीं करना है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है हमारा, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करता है। तो हमारे प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 हमारी जो क्लास है उसमें जो टीचर है उनको पूरे वीक कितने घंटे देने हैं, तो आपको 45 घंटा देना है, या 44 घंटे देना है, या 42 घंटे देना है, या 50 घंटे। तो हमारे आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार जो टीचर्स को हमारे 1 to 5 क्लास में पूरे वीक का जो उनका आर है वो हमारा है 45। तो पहला आंसर जाएगा हमारा ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या बच्चों की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई बच्चा जो शारीरिक या मानसिक या कैसा भी कोई उसके अंदर जो निरोग से चीज़ों से वो जूझ रहा हो, विद्यालय में आता है, तो उसके साथ आप कैसा एक अध्यापक होकर आप कैसा बिहेव करेंगे। उसे क्या कहेंगे कि आप जाके किसी अन्य स्कूल में जाओ, या कि आपके लिए जो अलग से स्कूल बना उसमें पढ़ो जाके, आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, या बाकी बच्चों से उसको अलग बैठाया जाएगा कि तुम शारीरिक रूप से तुम कमी है तुम्हारे अंदर, तुम सब बाकी सब बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकते या खेल नहीं सकते, या फिर तुम उनके जो माता पिता है उनको योजना बनाएंगे उनके साथ कि बच्चे के साथ कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको समान बच्चों के साथ जोड़ कर पढ़ाना है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि यहाँ बच्चों से हमें अलग भी नहीं करना है, ना ही उसको किसी अलग स्कूल में भेजना है। तो हम योजना बना सकते हैं कि विकसित कर सकते हैं कि उसके माता पिता के साथ मिलकर कि बच्चे को हम कैसे हम और अच्छा उसको शिक्षा दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए शिक्षक को, यानी कि जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चीज़ें करनी चाहिए। स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं जिनके फादर नहीं होते या फिर
मदर नहीं होते, उनके साथ क्या हमें उनको कम होमवर्क देना चाहिए, ये अच्छी बात है? या उनको बाकी बच्चों से अलग करना चाहिए, या उनको एक स्थिर और एक ही तरह का वातावरण देना चाहिए? नहीं, बल्कि हमारी समावेशी शिक्षा कहती है कि कोई भी कमी, कैसी भी चीज़ हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए सभी बच्चों को अनदेखा कर देना चाहिए, और उनकी जो कमियाँ हैं या उनके अंदर जो भी चीज़ है, उनकी आर्थिक या फिर उनको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, या वह सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो इन सब तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है? कि पहला, मुक्त विद्यालय होने चाहिए, या ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यार्थी को, या उनके लिए एक नियमित विद्यालय होना चाहिए, या विशेष विद्यालय होना चाहिए? तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं, यानी कि जो हमारे विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ना ही हमें कोई विशेष विद्यालय चाहिए, ना ही मुक्त विद्यालय चाहिए, ना ही कोई एसोसिएशन उनके लिए अलग से बनाना चाहिए, बल्कि उनको समान बच्चों के साथ एक नियमित स्कूल में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समाजित समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार विषम जातीय है, या अप्रभावित है, कि बच्चों का शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है? तो हमारा जो राइट टू एजुकेशन 2009 है, उसके बाद कक्षा कक्ष में जो हमारा समजातीय जाता है वो आयु के अनुसार जाता है, क्योंकि ना आयु के विषम जातीय, ना जेंडर पे, ना ही लिंग पे बच्चों के भेदभाव करते हैं, क्योंकि जेंडर पे अगर हम जाएंगे तो वो उनके लिए पक्षपात हो जाएगा, और ना ही ये प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कि आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। एज के हिसाब से लोगों को कक्षा कक्ष में चीज़ें, हमारी एजुकेशन आगे आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एक समावेशी कक्ष वह है जहां पर पहला ऑप्शन है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त कर न ले, या बी, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं, या समस्याओं का अधिकारी का समाधान करने के लिए संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है, या फिर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के वैविध्यपूर्ण तथा सार्थक अधिगमकर्ता अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा क्या है, तो हमें सबसे पहले एक पॉजिटिव आंसर देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव आंसर जाएगा वह केवल, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा नंबर 2 तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। और तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहेगी जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। यह जरूरी नहीं है कि हमको बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़े। और हमारा जो सी आंसर है, समस्याओं का अधिकारी का समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय सक्रिय भागीदारी रहती है, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे हमारा पॉजिटिव आंसर जा रहा है वही हमको देखना है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर हमारा जा रहा है वो हमारा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण हुआ सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों द्वारा प्रवेश का निर्माण करेगा। ऐसा वातावरण रखेगा जिसमें सभी बच्चे अपने आप को समान रूप से देखें, एक जैसा देखें, ना ही उनके अंदर भेदभाव आए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ये था हमारा समावेशी शिक्षा, यानी कि हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आई होप आपको एग्जाम से पहले समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे, अगर समावेशी से क्वेश्चन बनता है तो आपको कैसे बताना है कि समावेशी शिक्षा है क्या, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसके लिए पॉजिटिव आंसर कैसे बताना है, कि उसमें क्या आवश्यकता होती है, क्या विशेषताएं होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।